हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे हाईकोर्ट के आदेश की। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने MPPSC परीक्षा में 27% OBC आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बीते 31 दिसंबर को जारी हुए MPPSC परीक्षा परिणामों में 27 की जगह सिर्फ 14% OBC आरक्षण देने का ही आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में MP सरकार और MPPSC के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC से जवाब मांगते हुए पूछा है कि PSC साल 2019 परीक्षा में 14 की जगह 27% आरक्षण कैसे दे दिया गया। हाईकोर्ट में ये याचिका बैतूल की रहने वाली जनरल कैटेगरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन MPPSC परीक्षा में OBC को 27% देने की वजह से प्रदेश में SC, ST, OBC को दिए जाने वाला कुल आरक्षण 63% हो गया। हाईकोर्ट में मामले की अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं मध्य प्रदेश सरकार को एवं MPPSC को थ्रू इट्स चेयरमैन, और ये बोला है कि आपको सिर्फ 14% रिजर्वेशन देने की ही अनुमति है। आप 14% के OBC रिजर्वेशन के बेसिस पे ही लोगों का सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये अपने आप में जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, और आज हाईकोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद ये एक महत्वपूर्ण इंटरिम ऑर्डर पास किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से, जो इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है कि 27% नहीं, जो 14% जो आरक्षण की बात कही गई थी उसे ही लागू किया जाए, और उसके साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है MPPSC से भी और MP सरकार से भी। अब आगे क्या कुछ रवैया रहेगा, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है सरकार की और MPPSC की? बेशक आकांक्षा, और आज हाईकोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण ये आदेश है, और इस आदेश के बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार या MPPSC किसकी लीगल एडवाइस पे काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद 27% OBC आरक्षण पर रोक लगाई थी। हालांकि सरकार के विधिक सलाहकारों के आधार पर सरकार आगे बढ़ी है, MPPSC आगे बढ़ी, और 31 दिसंबर को जो MPPSC का रिजल्ट घोषित किया गया 2019 MPPSC का, उसमें 14 की बजाय 27% OBC आरक्षण दे दिया गया, और इसी को चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में। निहारिका त्रिपाठी नाम की एक जनरल कैटेगरी की छात्रा की ओर से पिटीशन फाइल की गई थी, और कहा यह गया था कि संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का बात की जाए, जिसमें इंदिरा साहनी जजमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वो 50% हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 14 से बढ़ाकर 27% OBC आरक्षण कर दिए जाने से यही सीमा, यानी SC, ST और OBC वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 63% हो गई है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। इसी के मद्देनज़र बढ़े हुए आरक्षण को चुनौती दी गई थी, और यह भी कहा गया था कि बढ़ा हुआ आरक्षण OBC वर्ग को दिए जाने से कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के जो प्रतिभावान छात्र थे उनका हक प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने इस मसले पर आज तफसील से सुनवाई की, और उसके बाद ये पाया कि 14 से बढ़कर 27% जो आरक्षण दिया गया है, प्राइमा फेसाई कोर्ट ने यह पाया कि इंदिरा साहनी जजमेंट का ये उल्लंघन है कहीं ना कहीं। लिहाजा कोर्ट ने 2 टूक आदेश दिया है कि MPPSC 2019 के जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं 31 दिसंबर 2021 की तारीख में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 14% OBC आरक्षण ही दिया जाएगा। और ये आदेश MPPSC और मध्य प्रदेश सरकार को कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, और इस मामले पर MPPSC और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। ये पूछा भी है कि आखिर 14 से बढ़ाकर 27% OBC आरक्षण कैसे दे दिया गया। अब जवाब जो
जो है कोर्ट में पेश करना होगा सरकार को, पीएससी को। और कोर्ट ने 21 फरवरी की एक टेंटेटिव तारीख तय की है इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए। लेकिन आकांक्षा, जैसे मैंने कहा कि इस मामले पर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जो हाईकोर्ट का आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर उठा है कि आखिर सरकार किसकी विधिक सलाह पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि पहले ही कोर्ट ने ऐसे ही प्रकरणों पर सुनवाई के दौरान पाया था कि इंदिरा साहनी जजमेंट का प्रोविज़न का पालन ना होने पर ही पहले 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक कोर्ट ने लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद एमपीपीएससी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया, जिसको एक बार फिर कोर्ट ने रोक दिया है। और फिलहाल बड़ी खबर यही है आकांक्षा कि एमपीपीएससी परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र, देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, और फिर जब अगली डेट में जब सुनवाई होगी तो फिर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। सबकी नजरें टिकी रहेंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विजेंद्र। मध्य प्रदेश में एससी वोटरों को साधने के लिए शिवराज सरकार ने पंचायत स्तर तक आज कार्यक्रमों का आयोजन किया। भोपाल के बरखेड़ा में संत रविदास मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सीएम ने भोपाल में बन रहे विश्व स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत रविदास के नाम पर रखने का ऐलान किया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होने के चलते कार्यक्रम में वर्चुअली ही शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम राजनीति का विषय नहीं, हमारी श्रद्धा का विषय है। उन्होंने कहा कि हमने संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू करने का फैसला किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी शुरू करेंगे। एससी वर्ग की संस्थाओं को स्कूल खोलने के लिए जमीन और आर्थिक मदद देंगे। अनुसूचित जाति के सभी परिवारों, गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के बच्चों की पूरी फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना एक प्रारंभ कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार और अन्य विषय संबंधी परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। विशेष परियोजनाएं जो बच्चे हमारे बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, चाहे हमारी अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे जनजाति के लिए, उन्होंने लगातार काम कर रहे हैं और आप सबके नज़रों के सामने हमारी सरकार की योजनाएं, और उन योजनाओं का साथ लेकर हमारे भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। सागर में संत रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस ने भी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए और सदर क्षेत्र के कजलीवन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ ने संत रविदास के अनुयायियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। जबलपुर के खुरई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा और पुलिस प्रशासन कांग्रेस को कमजोर न समझे, हमारा भी समय आएगा तो सबका हिसाब होगा। इसके अलावा पूर्व सीएम ने सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। पैसा बटोर लो, अब 20 महीने बचे हैं, 20 महीने में देवता उखाड़ सकते हो, ले लो पैसा। और पुलिस, अभी खुरई में क्या अत्याचार हुआ, और पुलिस वाले भी सुन ले, अपनी वर्दी की इज्जत करें, हमारा भी समय आएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर दलितों के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं अपनी पार्टी को अंबेडकर के विचारों पर जमीन पर उतारने वाली पार्टी कहा। जबलपुर पहुंचे वीडी शर्मा ने कहा कि दलितों के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा दलितों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है, जबकि भाजपा ने अंबेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि संत रविदास जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में 23,000 ग्राम पंचायतों में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं हिजाब मामले पर हो रही राजनीति पर वीडी शर्मा ने कहा कि देश संविधान से चलता है, ना कि शरीयत के हिसाब से। न कभी किसी ने कहा कि आप जेल से आए। प्रत्येक पंचायत स्तर से लेकर के बड़े आयोजन और संत रविदास जी की भावना के अनुरूप इस समाज के अंदर उनके दिए हुए विचारों पर हम सब लोग काम कर सकें। रविदास जयंती पर बड़वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने एक बुजुर्ग मूची की माला पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें गीता भेंट की। इतना ही नहीं, सांसद ने मूची की चप्पल भी पॉलिश की। दरअसल सांसद जिले के
मोटी माता चौक पर पहुंचे थे, जहां कई साल से देवजी राम नाम का मोची अपनी दुकान लगाता आ रहा है। सांसद ने बताया कि छात्र जीवन से उन्होंने देवजी राम से ही अपने जूते चप्पल पॉलिश करवाए हैं और रिपेयर करवाए हैं। आज उनका ऋण चुकाने का मौका मिला है। आज उन्होंने देवजी राम के चप्पल पॉलिश किए, जिससे उन्हें आत्मीय शांति मिली। और मैं 25 साल पहले जब स्कूल में पढ़ता था तो भी मेरे चप्पल टूट जाते थे तो मैं इन्हीं के पास ठीक कराता था। आज मुझे राज्यसभा सांसद बनने के बाद इनकी याद आई और मैं इस चौक में आया और मैंने इनको गीता भी भेंट करी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक 17 फरवरी को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल जुलाई में होने वाले कांग्रेस संगठन के चुनाव की तैयारियों के लिए 17 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। इसमें मुकुल वासनिक, पीसीसी चीफ कमलनाथ और निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र खुटिया हिस्सा लेंगे। बैठक में चुनाव के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने और मतदाताओं को लेकर चर्चा होगी। चुनाव में प्रदेश में 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा चुनाव को लेकर, और पार्टी का कहना है कि बैठक में संगठनात्मक चुनाव के साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर ने चुटकी ली है। मध्य प्रदेश के जो चुनाव, जो कांग्रेस संगठन के चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र जी, वो और उनके सहयोगी मध्य प्रदेश में 17 तारीख को आ रहे हैं। एक बड़ी बैठक होगी, उसके अंदर मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित रहेंगे। आगामी क्या रणनीति हो, क्या रूपरेखा हो, इसको लेकर विचार विमर्श होगा। उनका संगठन तार हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब उसकी बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी किसानों के नाम पर सियासत गरमा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यूपी के किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने घोषणा के लिए अमित शाह को बधाई तो दी, साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसे लेकर कुछ सीखने की नसीहत दी। दिग्विजय ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान किसानों को मुफ्त बिजली भी दे और उनका बकाया बिल भी माफ करे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान ऐसा हो चुका है। कि अमित शाह जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है। थोड़ी बहुत शिक्षा अमित शाह जी से शिवराज सिंह चौहान भी लें तो किसानों के मध्य प्रदेश के बिल जो हैं पूरे पुराने बिल भी माफ़ करें और आज से ही किसानों से को फ्री में बिजली देना शुरू करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बुंदेलखंड की कमान सौंपी है, जिसे लेकर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों दतिया से उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वो दतिया के स्थानीय किला चौक पर आयोजित संत रविदास जयंती और दिव्यांगजनों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ बसपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध भी मंच पर मौजूद रहे। सबसे पहले दोनों नेताओं ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया, उसके बाद संतों को सम्मानित किया। दोनों नेता अगल बगल बैठे हुए नजर आए और बातें करते हुए नजर आए। दोनों नेताओं को एक मंच पर देखकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी ये सरकारें बनाने को नहीं आए हैं, ये तो इतिहास बनाने को आए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे मध्य प्रदेश के छात्रों के परिजनों के बीच चिंता बढ़ गई है और सरकार से अब वो उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के सैकड़ों स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जबकि इंदौर से ही करीब 60 छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। देवी अहिल्या कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश राव के बेटे प्रणय राव पिछले 4.5 साल से यूक्रेन की टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार के लोग प्रणव से कॉल से संपर्क में हैं। इधर प्रणव राव ने यूक्रेन से वीडियो जारी कर यह भी बताया है कि यूएसए, कनाडा, इजराइल और यूके के छात्र यहां से पहले ही जा चुके हैं। छात्र के मुताबिक भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में रहने और नहीं रहने का फैसला छात्रों का है। इसी तरह से रीवा के प्रज्वल तिवारी भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और उनके परिजनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनकी सुरक्षा को लेकर अपील की है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो आप देख सकते हैं हमें टर्नोपिल का चार्ज जो कि कीव से कुछ घंटे की दूरी। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ नॉर्मल है।
तो मेरा सहयोगी परिजनों से यही अनुरोध है, जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी बेटी कर रहे हैं, हम एम्बेसी के टच में हमेशा है। एम्बेसी हमारे साथ 24 घंटे अवेलेबल है, तो कल से कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो एम्बेसी इज देयर फॉर इवैक्यूएटिंग द। MBBS करता है यूक्रेन से। उन्होंने बताया कि मम्मी यहाँ के हालात गंभीर है, फ्लाइट भी अब नहीं आ पा रही हैं, किराया भी उसका महंगा हो चुका है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा सही कुशल घर आ जाए, मामा मेरी मदद करे ताकि मेरा बच्चा सही कुशल घर आ जाए। 5 दिन पहले बात हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई, लड़का सदमे में था। यही चाहते हैं कि लड़का सकुशल अपने देश वापस लाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।